हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीड अप एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्लीज पहले तो आप सभी से मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा सा क्लास डिले हो गई है। पिछले काफी टाइम से क्लास नहीं आ पा रही है एंड मैंने कोशिश किया ट्राई करने की, बट आपको पता है जैसे तबीयत खराब थी मेरी एंड आई वॉज नॉट एबल टू डिलीवर द क्लासेस प्रॉपरली ऑन शेड्यूल टाइम। सो अभी भी आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा गला खराब है एंड आई एम नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली। तो बट फिर भी मैं आप लोगों की क्लास लेके आया हूँ एंड हो सकता है थोड़ी सी क्लास का ड्यूरेशन कम हो जाए, बट हाँ अब आपकी क्लास रेगुलर चलेगी। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए एंड जो भी आपका आपसे प्रॉमिस किया था कि आपका स्टूडियो सेटअप हो रहा है, स्टूडियो सेटअप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। अभी सब कुछ क्लीन नीट एंड क्लीन होने जा रहा है, सब कुछ सही होने जा रहा है एंड होप सो कि आपका जो नेक्स्ट वीक आने वाला है उसमें से आपकी प्रॉपर क्लास बिल्कुल स्टार्ट हो जाएंगी जैसा कि हम लोग प्लान कर रहे हैं। सभी बिल्कुल प्रॉपर क्लास चलेंगी, आपकी सारी सीबीटी 1 की क्लास चलेगी, सीबीटी 2 की क्लास चलेगी एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब टेक्निकल से भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड क्लास से भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्लीज कीप पेशेंस एंड आप सभी लोगों से एक और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऑलवेज कमेंट करने लगते हैं, सर ये क्लास नहीं आ रही, ये क्लास नहीं आ रही। यार इतना पढ़ा दिया, आप उतना रिवाइज कर लो, उतना पढ़ लो। हम लोगों को भी पता है कि आपको क्लास डिलीवर करनी है, टाइम पे डिलीवर करनी है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, सभी को आती है, सभी की जेन्युइन प्रॉब्लम है। कोई जानबूझ के नहीं चाहता है कि आपकी क्लास डिले हो, आपकी क्लास लेट हो। तो प्लीज थोड़ा सा आप लोग कॉपरेट किया कीजिए, प्लीज हर चीज को इतना बेगिस मत बनाइए। माना कि हम लोगों की गलती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करिए एंड प्लीज हर जगह आप लोग कमेंट करते रहते हैं कि सर क्लास नहीं आ रही, क्लास नहीं आ रही। ओके, हम लोगों को भी पता है क्लास नहीं आ रही है, हम लोग भी उसी कोशिश में लगे कि क्लास आपकी डिले ना हो, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप लोग प्लीज समझा कीजिए। ओके ठीक है, तो फिर चलिए आज से हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। पहले तो ये क्लास आपकी मैकेनिकल की है सीबीटी 2 के लिए, तो अभी से हम लोग सीबीटी 2 पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैकेनिक्स हम लोग चल रहा था और मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे आपका एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन। जो आपका फ्रिक्शन का टॉपिक लगभग फिनिश हो चुका है, सारी चीजें हम लोगों ने फ्रिक्शन में खत्म कर ली थी। ठीक है, आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, राइट। तो जैसा कि आपको पता है कि जैसा कि हम लोग क्लास स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, डेली एमसीक्यू। तो डेली एमसीक्यू में आपको पता है कि लास्ट सवाल हमने दिया था कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टेंशन फॉर बेल्ट फ्रिक्शन। क्या पूछा था मैंने, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टेंशन फॉर बेल्ट फ्रिक्शन। तो उसका सही जवाब है आपका T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू e की पावर म्यू थीटा अपॉन साइन अल्फा। ये आपका करेक्ट आंसर है। टेंशन रेशियो है ये, टेंशन रेशियो फॉर वी बेल्ट, राइट दोस्तों। ठीक है, एंड 2-3 बच्चों का आंसर सही भी आया था एंड 2-3 बच्चे ये भी बोले सर ये कोर्स में नहीं है, सिलेबस नहीं है। देखो दोस्तों, हमें पता है सिलेबस नहीं है, बट एग्जामिनर आपसे क्या पूछ ले, कब कहाँ कौन सी चीज आता है, तो मुझे जो भी आपका इंपोर्टेंट लगता है तो मैं उसको डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो प्लीज आप लोग ऐसा मत सोचिए एक आध क्वेश्चन अगर ज्यादा ही पढ़ लेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा, आपकी नॉलेज के लिए ही होगा। ओके, एंड थोड़ी सी आवाज तेज नहीं हो पा रही है तो इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ एंड थोड़ी बहुत खराब आवाज हो सकती है, तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए आज के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जैसा आपको पता है, प्लीज एक लाइक बनता है, एक थंबनेल बनता है एंड सभी लोग कमेंट बॉक्स में अप्लाई कीजिए कि क्लास स्टार्ट होने वाली है। एंड प्लीज आप लोग हमारे सीबीटी 2 के लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, उन तक बताइए कि स्पीड अप एजुकेशन पे आरआरबी जे की क्लास चल रही है। आप लोग डेफिनेटली ये देख सकते हैं कि जो भी हम लोगों ने कंटेंट दिया है वो वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है। आप कंटेंट को कहीं भी देख लीजिए, भले क्लास की ड्यूरेशन कम हो, टाइमिंग कम हो, इतना भी कम नहीं है, बट जो हम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं डेफिनेटली इट इज वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट। मैं जो प्रोवाइड कर पा रहा हूँ आपको, कई सारी जगह से मैं आपका कंटेंट इकट्ठा कर लूँ तब आपको डिलीवर करता हूँ। तो प्लीज दोस्तों जहां से जहां दोस्तों तक अपनी बात पहुंचाइए, जहां तक लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि दैट इज द ओनली थिंग वी वांट फ्रॉम यू गाइज, राइट। तो यही आपसे चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और इससे ज्यादा हम लोग आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस यही चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, और जितना प्यार दे रहे हैं उतने प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं आज की डेली एमसीक्यू चैलेंज से। तो आज का डेली एमसीक्यू का सवाल है, देखिए आप लोग पढ़ चुके हैं, वही सवाल दे रहा हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका
what is the formula of efficiency of screw jack? ओके, ऑप्शन दे रहा हूं मैं 1 2 3 एंड 4। पहला है आपका 1 माइनस साइन 5 अपॉन 1 प्लस साइन 5, ठीक है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है आपका एफिशिएंसी इक्वल टू 1 प्लस साइन 5 अपॉन 1 माइनस साइन 5। तीसरा एफिशिएंसी इक्वल टू 1 प्लस कॉस 5 अपॉन 1 माइनस कॉस 5। एंड चौथा है आपका 1 माइनस कॉस 5 अपॉन 1 प्लस कॉस 5, ठीक है। तो प्लीज आप सभी लोग पहले तो कमेंट बॉक्स में बताइए, तब मैं इसका जवाब बताऊंगा। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं स्क्रू जैक की एफिशिएंसी का, हम लोग फॉर्मूला देख रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि स्क्रू जैक आपका एप्लीकेशन आता है फ्रिक्शन के टाइम पे, ठीक है। एंड इस चीज को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब लिफ्टिंग के टाइम पे क्या पावर होगी, जब लोअरिंग के टाइम पे क्या पावर होगी, है ना। तो स्क्रू जैक में हमने सारी चीजें देख चुके हैं। तो अगर इसका सही जवाब हम लोग अगर पता करें तो इसका सही जवाब है आपका एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस साइन 5 अपॉन 1 प्लस sin 5। That is the right answer for efficiency of screw jack, right दोस्तों। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का हमारा डेली एमसीक्यू चैलेंज हो गया है। तो आज की क्लास का टॉपिक है, हेडिंग है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पहला क्या है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। पहला क्या है आपका टॉपिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लिखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, हम लोगों को ऑलवेज कंफ्यूजन होती है कि व्हाट इज सेंट्रॉइड, व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज सेंटर ऑफ वॉल्यूम। डज दीज ऑल वर्ड्स आर सिमिलर और नॉट? मेरी बात समझ में आ रही है? आर दीज वर्ड्स आर सिमिलर और नॉट? इनकी जो मीनिंग है, इनकी जो तात्पर्य है, क्या वो एक सी है या अलग अलग है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ वॉल्यूम, सेंटर ऑफ एरिया, क्या ये सब चीजें एक ही हैं या इनका अलग अलग भी कुछ तात्पर्य है? तो आज हम जानेंगे इन सब चीजों का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, अगर हम प्रैक्टिकल बात की जाए तो जनरली आपका क्या होता है, जैसे कोई भी फोर्सेस होता है, ठीक है, कोई भी जो फोर्सेस होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ओवर द एंटायर लेंथ या ओवर द एंटायर वॉल्यूम। जैसे अगर बात की जाए, अगर ये आपकी कोई बॉडी है, ठीक है, मैंने आपका एक हिंज सपोर्ट लगा दिया है। अगर इस पे देखा जाए तो ओवर द एंटायर लेंथ आपका फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि नहीं होता है, कुछ इस तरीके से, राइट। अगर मैं और बात कर लूं, अगर मैं इसको और एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाऊं, जैसे ये आपका हिंज हो गया, ठीक है, ये आपका रोलर सपोर्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है आपका फोर्स ओवर द एंटायर लेंथ, होता है कि नहीं होता है? ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स होता है। अगर जैसे अगर हम लोग डैम की बात कर ले, डैम के जो गेट लगे होते हैं उसमें कुछ यूं डिस्ट्रीब्यूटेड होता है फोर्स आपका, ऐसे होता है कि नहीं होता है? ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स आपका न्यू कुछ होता है ना। अगर हम लोग स्ट्रेस की बात कर लेते हैं, ठीक है, सर्कुलर सेक्शन या उसकी कुछ कोई भी आपका सेक्शन हो गया, तो कुछ यूं आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ऐसे कुछ होता है, ऐसे कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर द एंटायर लेंथ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपनी इजी के लिए अपने को सारी, क्योंकि हर पॉइंट पे आपका लोड लगा है, हर पॉइंट पे आपका फोर्स एक्ट कर रहा है, हर पॉइंट पे उसको हम कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग हर पॉइंट पे नहीं कंसीडर करते, हम लोग क्या करते हैं, उसको कंसंट्रेट कर लेते हैं किसी एक पॉइंट के अबाउट। क्या कर लेते हैं, किसी एक पॉइंट के अबाउट उसको कंसंट्रेटेड कर लेते हैं। जैसे उसी प्रकार से अगर हम देखा जाए, अगर कोई बॉडी है ये आपकी, ठीक है, तो उस पर नो डाउट ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे होंगे कहीं ना कहीं, हर जगह पे, हर पॉइंट पे, ठीक है, हर पॉइंट पे कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या होगा कि हर पॉइंट पे उसका वेट लग रहा होगा, ठीक है।
ये वेट होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ओवर द एंटायर वॉल्यूम, होगा कि नहीं होगा। लेकिन हम लोग अपनी इजीनेस के लिए क्या कर लेते हैं, इस सारे वेट को हम किसी एक पॉइंट पे कंसीडर कर लेते हैं। हम लोग क्या कर लेते हैं, इस सारे वेट को किसी एक पॉइंट पे कंसीडर कर लेते हैं फॉर अवर इजीनेस, फॉर अवर कंफर्टनेस। होता तो ये सारा डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द एंटायर लेंथ, ओवर द एंटायर वॉल्यूम, ओवर द एंटायर एरिया, बट फॉर अवर इजीनेस हम लोग क्या करते हैं, इस जो वेट है तो वेट क्या होता है आपका, ग्रेविटेशनल पुल होता है, ग्रेविटेशनल पुल बाय द अर्थ। वेट का मतलब क्या होता है, इट इज ए टाइप ऑफ फोर्स विच इज ग्रेविटेशनल पुल बाय द अर्थ, यही तो होता है वेट आपका। तो हम लोग क्या करते हैं, वेट एक तरह का फोर्स है, उस फोर्स को भी हम लोग एक जगह पे कंसीडर कर लेते हैं, एक जगह पे मान लेते हैं, और उसी पॉइंट को कहते हैं हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां पे आपका सारा का सारा वेट कंसंट्रेट होता है। कि मान लेते हैं कि जो भी इन सब वेटों का अलग अलग इफेक्ट होगा वो इस एक वेट पे जो इफेक्ट हो रहा होगा उसके बराबर होगा। जैसे अगर हम इस पे माना तो इस W की वैल्यू अगर मैं कहीं भी मान लेता हूं, इस पे मान लेता हूं, इस W की वैल्यू ये W1 प्लस W2 W3 W4 W5 इन सब के बराबर होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। क्या बताया मैंने कि जनरली हम लोग अपनी डेली लाइफ में क्या देखते हैं कि सारा का सारा वेट, सारा का सारा फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर द एंटायर लेंथ, बट फॉर अवर इजीनेस, फॉर अवर स्टडी we used to consider these weight concentrated at one point and that point is known as center of gravity, right? इतनी बात समझ में आई है। तो लिख लीजिए इस पॉइंट को, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लिखिए पहले तो। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या बात करते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। तो लिखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ पॉइंट वेयर entire weight of the body is assumed to be concentrated, is a point where entire weight of the body is assumed to be कंसंट्रेटेड। इतनी बात समझ में आई। ये क्या हो गया हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात। ठीक है, जहां पे क्या होगा, वेयर एंटायर वेट ऑफ द बॉडी इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, आपको पता है W इक्वल टू क्या होता है, mg। ठीक है, अगर आपका G सेम है, अगर आपका G आपका सेम है, यानी कि बॉडी अगर अर्थ पे, तो ऑब्वियसली बात है उसका ग्रेविटी, जो ग्रेविटी फोर्स है या अर्थ जो ग्रेविटी लगा रही है उसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो उस केस में आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास सेम होगा। उस केस में क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास सेम होगा। तो पहले हम बात करते हैं पहले सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, पहले बात करते हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास की, फिर हम एक लाइन लिखेंगे। पहले लिखो सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास को लिखो, इट इज अ पॉइंट वेयर entire mass of the body may be concentrated, that is center of mass। ठीक है, इंग्लिश वाले समझ सकते हो, हिंदी में तो बता ही रहा हूं। यह वह बिंदु है जहां पर उसका संपूर्ण मास केंद्रित होता है या संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। यह वह बिंदु है जहां पर उसका संपूर्ण
भार केंद्रित होता है, या संपूर्ण भार को हम एक जगह केंद्रित मान लेते हैं। W इक्वल टू क्या होता है mg। अगर g की वैल्यू कांस्टेंट है या g की वैल्यू एक ही जगह पे हम लोग काउंट कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट होगा। तो इस चीज को आप लोग लिख लीजिए, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लिखिए सेंटर ऑफ मास एंड center of gravity, center of mass and center of gravity coincide as long as as long as the gravity field is treated as the gravity field is treated as uniform। क्या बोला मैंने, यूनिफॉर्म एंड पैरेलल, यूनिफॉर्म एंड पैरेलल। इतनी बात समझ आ गई आप लोगों के? ठीक है, तो पहले हम कहां से गए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी गए, फिर हम सेंटर ऑफ मास पे। अब हम लोग जाएंगे सेंट्रॉइड, फिर सेंटर ऑफ वॉल्यूम, एक एक करके। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत, लिख लिया आप लोगों ने चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं क्लीन करता हूं। ठीक है, इसको आप लिखिए 1 मिनट में। ठीक है दोस्तों, लिख लिया आप लोगों ने। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग सेंट्रॉइड की। किसकी बात करें हम लोग, सेंट्रॉइड की। ठीक है, अगर हम सेंट्रॉइड की बात करें, ठीक है, अगर हम सेंट्रॉइड की बात करते हैं तो सेंट्रॉइड क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज ए जियोमेट्रिकल सेंटर। इट इज डिफाइंड एज ए जियोमेट्रिकल सेंटर। जियोमेट्रिकल सेंटर क्या हो जाएंगे, वॉल्यूम, एरिया और लाइन। वॉल्यूम, एरिया और लाइन ऑफ ए body is assumed to be concentrated at one point, is assumed to be concentrated over a one point। अरे आप लोगों ने सेंट्रॉइड तो पढ़े होगा ट्राइंगल का, ठीक है, जहां पे क्या होता है, जो उनकी लेंस का मीडियन होता है, जहां पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो आपका सेंट्रॉइड होता है। उसी प्रकार से ही किसी भी बॉडी का जहां पे वॉल्यूम, एरिया या लाइन की बात की जाए, एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जाए, वो क्या कहलाएगा, उसका सेंट्रॉइड, यानी कि जियोमेट्रिक सेंटर। ठीक है, क्या बोला मैंने, सेंट्रॉइड इज ए जियोमेट्रिक सेंटर। ठीक है, लिख लो, सेंट्रॉइड इज अ जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ a body, that is वॉल्यूम, एरिया और लाइन। ठीक है, वॉल्यूम, एरिया और लाइन, इतनी मत समझ में आ गई। ठीक है, अब आपको पता है कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो अभी आपने सेंटर ऑफ मास पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, सेंटर ऑफ मास पढ़ा था, और पहले पढ़ा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब अगर हम सेंटर ऑफ मास की बात करें कि सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट ही सेंटर ऑफ वॉल्यूम होगा कब, यानी m इक्वल टू v कब होगा, जब डेंसिटी क्या हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए, या क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। बात समझ में आ रही है, यानी कि आपका जो वह बिंदु जहां पर द्रव्यमान के साथ साथ उसका आयतन भी कार्य करे, बात समझ में आ रही है, वह बिंदु जहां पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान तथा संपूर्ण आयतन काम करे एक साथ, एक ही बिंदु पर। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो आपका घनत्व होना चाहिए वो समान होना चाहिए पूरी वस्तु का, यानी कि यूनिफॉर्म डेंसिटी की वस्तु होनी चाहिए, घनत्व उसका समान होना चाहिए, यूनिफॉर्म डेंसिटी ओवर द एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी। इतनी बात समझ में आई। मैंने क्या बोला कि सेंट्रॉइड and center of mass will coincide to each other when density is
यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ। ओके, तो इस पॉइंट को आप लोग लिख लीजिए कि सेंट्रोइड, लिखिए सेंट्रोइड, चल लिख देता हूं मैं, सेंट्रोइड, सेंट्रोइड will coincide to the center of mass when density of the material is uniform throughout the length। तो अब आपको सारी बातें क्लियर हो गई कि सेंट्रोइड क्या होता है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सेंटर ऑफ वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को। चलिए अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं कि आखिर ये सारी चीजें आती कहां से हैं। अगर हमें किसी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं। फिर हम लोग डिराइव नहीं करेंगे, हम लोग जो स्टैंडर्ड डायग्राम है, जैसे रेक्टेंगल हुआ, ट्राइंगल हुआ, सर्किल हुआ, सेमी सर्किल हुआ, तो इन सारी जो आपके सॉरी ये जो आपके सारे स्टैंडर्ड डायग्राम है, उनके हम लोग पता करेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट कहां करती है इस बॉडी के लिए। ठीक है, तो हम लोग सारी की सारी जो भी आपके स्टैंडर्ड डायग्राम उनके पता कर लेंगे कि उन पॉइंट्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि सीजी कहां काम करती है, जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेते हैं सीधा सीधा। हम लोग डायरेक्शन नहीं करेंगे, कोई डायरेक्शन आना नहीं है, आपका एमसीक्यू है, इसीलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ पता कर लेंगे कहां का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। लिखिए रिलेशन बिटवीन center of gravity and center of gravity, centroid and center of mass। ठीक है, इसके बीच में आज हम लोग रिलेशन पता करेंगे। ठीक है, अब सपोज मैंने एक बॉडी मानी आपकी कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये इस साइड को मैंने नाम दिया x, ये बोला मैंने y, ये बोला मैंने z। कोई दिक्कत नहीं, तीन आपकी साइड्स ली मैंने, यानी कि तीन एक्सिस ली है, x y z। यहां पे कोई मैंने एक बॉडी मान ली है ऐसे, ठीक है, कोई बॉडी मान ली मैंने ऐसे। अब इस बॉडी का कोई ना कोई वेट होगा, ठीक है, तो कोई ना कोई सपोज इस पॉइंट एक वेट लग रहा होगा, यानी कि होगा तो टोटल वेट ही, बट हम लोग अलग अलग मानते हैं कि भाई जो वेट होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ओवर द वॉल्यूम, ठीक है, थ्रू आउट द वॉल्यूम, एंड इट विल बी पुल्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल हो रहा होगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया यहाँ पे क्या हुआ, W1 मान लिया, यहाँ पे मैंने मान लिया सपोज ऐसे स्मॉल एरिया करके, यहाँ पे ही मान लो W2 हो गया, यहाँ पे मैंने मान लिया ये हो गया W3, यहाँ पे मैंने मान लिया हो गया W4, एंड किसी एक पॉइंट मैंने इसका इंटायर वेट मान लिया, दैट इज W। इतनी बात समझ में आ रही है? यहां तो कोई किसी को परेशानी नहीं, यहां तक कोई किसी को परेशानी नहीं। अब देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है फर्स्ट मूवमेंट ऑफ वेट। क्या बोला मैंने, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ वेट। अब फर्स्ट मूवमेंट ऑफ वेट क्या हो जाएगा, देखो अब यहां से अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं इसकी, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका y बार, बाई मान लो इसको, ठीक है, बाई बार मान लो या तो बाई बार मान लो, ठीक है। अगर हम ऐसे बात करें इस पॉइंट की यूं, ठीक है,
यहां से ऐसी बात करें तो ये कितना हो जाएगा आपका x बार, ठीक है। बाहर की तरफ अगर हम लोग बात करते हैं तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी y बार, और अगर यहां बात करते हैं ये कितना हो जाएगा z बार, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा z बार, ये हो जाएगा y बार, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x बार, ठीक है। अब फर्स्ट मूवमेंट का मतलब क्या हो गया कि जो इसका कंसंट्रेटेड वेट है उसकी मल्टीप्लाई कर दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इट्स ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द ओरिजिन और फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस, ठीक है। तो उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो इनका अलग अलग वेट अलग अलग आ रहा होगा ना, उसका इसका और इसका अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बराबर ही होगा। क्या बोला मैंने कि W और y बार, यानी कि ये क्या हो गया, इसका फर्स्ट मूवमेंट हो गया, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ वेट। यानी कि मूवमेंट क्या होता है, आपका कोई फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वेट भी आपका फोर्स, तो वेट मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि W इंटू y बार इक्वल टू कितना हो जाएगा W1 प्लस W1 इंटू y1, W2 इंटू y2, W3 इंटू y3। ये होगा कि नहीं होगा? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ वेट। क्या बोला मैंने, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ वेट। क्या बोला मैंने, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ सेंटर ऑफ वेट, दैट इज। अब इस सेंटर ऑफ वेट, मैंने फर्स्ट मूवमेंट ऑफ सेंटर ऑफ वेट का क्या मतलब हुआ, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ सेंटर में, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ वेट, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ वेट। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम फर्स्ट मूवमेंट ऑफ वेट की बात करते हैं तो क्या होगा, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ, देखिए फर्स्ट मूवमेंट ऑफ वेट का मतलब क्या हुआ, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ, मैंने बोला ना, प्रोडक्ट ऑफ वेट मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द रेफरेंस एक्सिस, ठीक है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंटल weight multiplied by the product of elemental weight and perpendicular distance from the reference axis, ठीक है। थ्योरी में इसलिए लिखा देता हूं ताकि आप लोग बाद में जब पढ़े तो आप लोग कोई परेशानी ना हो समझने में। तो अगर हम बात करते एम वाई की, ठीक है, तो एम वाई का मतलब क्या हो जाएगा आपका W इंटू मल्टीप्लाई बाई, कितना लिख दूं मैं, W मल्टीप्लाई बाई, तो y के लिए कितनी हो जाएगी, y के लिए क्या हो जाएगा आपका x बार हो जाएगा। x देखो, अगर y की बात करें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी ये, ठीक है, और x के लिए बात करें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी ये। तो अगर हम y की बात कर रहे हैं तो y के लिए क्या हो जाएगा आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस x। अरे बताओ, y के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x बार आपकी, और अरे y की अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ये। मूवमेंट क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो y के लिए बात करें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो x हो जाएगी, z हो जाएगी, बट हम क्या ले रहे हैं अभी x की बात कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। और जब हम x की बात करेंगे तब परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगी y, ठीक है। यहां तो कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो W की अगर हम बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं I इक्वल्स टू 1 to n and WI into XI, WI into XI। यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब देखो, अगर हम इस WI यानी कि इंटायर वेट को अगर हम एक पॉइंट पे कंसीडर मान लेते हैं, इंटायर वेट को हम लोग एक पॉइंट पे कंसीडर मान लेते हैं, और माना भी हमने एक पॉइंट पे कंसीडर, ठीक है। तो अगर हम रेफरेंस एक्सिस की बात करें एम वाई की, तो एम वाई को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं दोस्तों, ये यानी क्या बोला मैंने, I इक्वल्स टू 1 to n WI इंटू
डब्ल्यू आई इंटू एक्स बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई टेंस टू 1 टू एन डब्ल्यू आई इंटू एक्स आई। ठीक है, अगर हम एक्स बार की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ आई टेंस टू 1 टू एन डब्ल्यू आई इंटू एक्स आई। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ आई टेंस टू 1 टू एन डब्ल्यू आई। तो ये क्या हो गया आपका इंटायर हो गया ना, इंटायर। तो इंटायर को हम लोग इंटीग्रल भी लगा सकते हैं, यानी इंटीग्रल डब्ल्यू आई इंटू एक्स आई अपॉन इंटीग्रल ऑफ डब्ल्यू आई। यहां तक बताओ किसी कोई परेशानी, यहां तक बताओ किसी कोई परेशानी नहीं। अब देखो यहां देखो, अब देखो इसको मैं थोड़ा सा, अभी मैंने सिर्फ जनरल फॉर्म में लिखा है आपको समझाने के लिए। अगर इसको सही से लिखूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको सही से लिखूं तो क्या हो जाएगा, x इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी डब्ल्यू। ठीक है, x इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी डब्ल्यू, यानी कि आपका जो भी होगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय जो डिस्टेंस होगी उनकी मल्टीप्लाई अपॉन जो टोटल वेट होगा उसकी मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, तो मैंने ये आपको डेरिवेशन करके समझाया, आपको नहीं समझना है, सिर्फ आपको इतनी चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि अगर आपका एक्स बार निकालने को आ जाता है, किसी भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का निकालना है, आपको एक्स बार निकालना है किसी बॉडी का, यानी कि सीजी निकालना है एक्स कोऑर्डिनेट, तो आप लोग क्या करोगे, x1 w1 प्लस x2 w2। ठीक है, अब w1 w2 तो w तो बराबर ही होगा। ठीक है, तो x1 x2 तो उसकी डिस्टेंस देखेंगे हम लोग अपॉन w1 प्लस w2, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और अगर हम y बार को निकालेंगे तो y बार क्या हो जाएगा, x y1 सॉरी y1 इंटू w1 प्लस y2 इंटू w2 अपॉन w1 प्लस w2। ठीक है, ये तरीका होता है निकालने का। तो यहाँ पर अगर हम y बार को भी लिखना चाहें तो y बार को भी आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि x इंटू डी डब्ल्यू, एक्स नहीं आएगा तो y आएगा, y टू डी डब्ल्यू अपॉन डी डब्ल्यू। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका सीजी का फॉर्म आ गया, सीजी का फॉर्म निकल के आ गया। अब देखो इसी सीजी के फॉर्म से हम लोग अब कहां से कहां तक पहुंचते हैं, इसी सीजी के फॉर्म से हम लोग कहां से कहां तक पहुंचते हैं। देखो देखिए क्या समझाना चाह रहा था मैं आपको। ठीक है, खैर हमें तो इसका काम है, इसको छोड़ दीजिए आप लोग, हमें तो एक्स, अब इसका काम है ना, वो हमने तो निकाल लिया, ऐसे निकालना होता है। अब देखो एक्स बार इक्वल टू, अब देखो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एम जी एक्स बार इक्वल टू, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं एक्स आई एक्स और डी एम जी अपॉन डी एम जी। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से g कॉमन निकाल लूं, क्योंकि g तो कांस्टेंट है, g बाहर निकल जाएगा और g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x इंटू डी एम अपॉन डी एम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सी जी एंड सेंटर ऑफ मास विल कोइंसाइड if gravity is uniform। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ग्रेविटी यूनिफॉर्म। अब देखो मास इक्वल टू क्या होता है आपका, यहां से तो आप समझोगे कि W इक्वल टू एम जी, ये लगाया मैंने पहला। अब मास इक्वल टू क्या होता है आपका, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो एम की जगह रो भी रख सकते हैं हम लोग, एम की जगह रो भी रख दो, एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स और मास रो इनटू वी। ठीक है, अपॉन एक्स और इसकी जगह रो इनटू वी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अगर डेंसिटी 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 तो कांस्टेंट होगी किसी भी मटेरियल के लिए, तो अगर इसको बाहर निकालना है तो क्या बचेगा, एक्स
into dv upon dv. That's mean CG and centroid will coincide if density is uniform throughout द बॉडी। ठीक है, तो जो भी हम लोगों ने बातें की वो बातें आप लोगों के सामने प्रूव भी हो गई हैं कि नहीं हो गई हैं, है ना। अगर इसको और आप लोग बढ़ा के देखना चाहते हैं तो देखिए, अब यहां से सेंटर ऑफ एरिया भी निकल जाएगा। सेंटर ऑफ एरिया भी निकाल लूं। देखो वॉल्यूम क्या होता है आपका, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू, मैंने मान ली कि कोई स्मॉल पतली सी आपकी कोई थिन प्लेट है, थिन रॉड है, ठीक है, उसकी थिकनेस क्या होगी टी, ठीक है, ए इंटू टी। तो हम लिख सकते हैं इसको एक्स वर इक्वल टू एक्स डी ए इंटू टी और डी ए इंटू टी। टी मैंने मान लिया बहुत ही स्मॉल, इसलिए इसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू डी ए अपॉन डी ए। फिर वही बात, सीजी एंड सेंटर ऑफ एरिया विल बी कोइंसाइड। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी नहीं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ वॉल्यूम, सेंटर ऑफ मास। आज आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि क्या फर्क है इन सब में, और अगर कोई पूछता है तो कब कौन से पॉइंट एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, उनके लिए क्या कंडीशन है, तो यू कैन इजिली शो दैम। बाकी आपके एग्जाम में प्रूफ नहीं आएगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया आपको कैसे कैसे निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर आज अपने सेशन को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। मिलते हैं फिर से हम लोग कल की क्लास में। तो कल की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, मैंने आपको बताया कि कल क्लास में देखें हम लोग जो स्टैंडर्ड आपके डायग्राम में जो आपकी स्टैंडर्ड फिगर्स होती हैं, जैसे ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्किल, सेमी सर्किल, तो उन सबके हम लोग देखेंगे कि कहां पे सीजी लाई करता है। ठीक है, तो बिफोर एंड जैसे आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, डेली एमसीक्यू चैलेंज। तो आपके लिए फिर से आज एक सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है, आज के ही टॉपिक के लिए है, आज का ही टॉपिक है उसमें। लिखिए आप लोग, और प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर रिप्लाई कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चले कि ये यहाँ पे आपकी क्लास चल रही है। लिखिए, आज का सवाल है आपका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी। क्वेश्चन है आपका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी। कुछ यूं ही सवाल आएंगे स्टैंडर्ड ऐसी स्टेटमेंट के थ्रू। पहला है आपका, पहला क्या है आपका, इज अ पॉइंट इन द बॉडी at which G is constant, is a point in a body at which G is constant। दूसरा लिखिए, दूसरा है is a point in the body different for different orientation of body, is a point in the body different for different orientation of the body। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला है आपका, is a point in the body at which the center of weight assumed to be concentrated, is a point in a body at which center of weight is assumed to be concentrated। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए। ठीक
ठीक है, एक और पॉइंट आपका लास्ट, ऑलवेज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ इट्स वॉल्यूम, ऑलवेज कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ इट्स वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, तो ये आज आपका सवाल है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक बॉडी के लिए क्या होता है। ये चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में आपको बताने की कौन सा सही जवाब है। ठीक है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी। थोड़ा सा मेरा गला खराब है, उसकी वजह से आवाज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो से आपकी ठीक हो जाएगी वो भी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या है। एंड आप लोग पढ़ाई करते रहिए, बन रहिए हमारे साथ स्पीडअप के साथ, एंड यूं ही हमारा सपोर्ट करते रहिए। और प्लीज ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए, ताकि बताइए उनको भी मालूम पड़े कि आरआरबी जेईई की तैयारी कैसे की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।